हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेन पेपर एंड कोड। आज का हमारा लीड कोड प्रॉब्लम है 1557, मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस टू रीच ऑल नोड्स। तो ये एक लीड कोड का मीडियम लेवल प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि आपके पास एक डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? DAG, ठीक। आपके पास n नंबर ऑफ वर्टिसेस दिए हुए हैं, ठीक है। और वर्टिसेस जो होंगे उनकी वैल्यूज़ क्या होगी? 0 to n-1, ठीक है। उसके अलावा आपके पास एक एज लिस्ट दिया हुआ है। एज लिस्ट क्या है? ठीक है, क्योंकि ये असाइक्लिक ग्राफ है और डायरेक्टेड में है, तो हर एज का जो हर एक ith पोजीशन पे होगा, ith पोजीशन पे आपको क्या दिया हुआ है? फ्रॉम i, ठीक है। और दूसरा वैल्यू क्या दिया हुआ है? टू i, ठीक है। तब ग्राफ किधर से किधर पॉइंट कर रहा है वो आपको दिया हुआ है। ग्राफ का जो वो पर्टिकुलर एज है वो किधर से किधर पॉइंट कर रहा है वो आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ दिए हुए हैं मेरे पास n, ठीक है। और मेरे पास दिया हुआ है एज लिस्ट दिया हुआ है और बता दिया गया है कि DAG है, डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ है। तो आपको बताना है कि एक आंसर में आपको एक सेट बनाना है। सेट नहीं, यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है टर्म सेट, बट आपको एक 1D वेक्टर बना के देना है जिसमें वैसे नोड स्टोर होंगे ना, जिसमें क्या होगा कि उस नोड से आप सारे नोड्स को विज़िट कर सकते हो। मतलब उन पर्टिकुलर नोड्स को अगर आप अपने लिस्ट में स्टोर कर लोगे तो उन सब को मिला के आप सारे नोड्स जितने भी हैं आपके दिए हुए ग्राफ में उसको आप विज़िट कर सकते हो। क्लियर नहीं हुआ तो एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। तो मान लो कि मेरा ये ग्राफ दिया हुआ है 0, 1, ठीक है, 2, 4, ठीक, 5 और मेरा एक 3 से 4। हमको क्या बनाना है? एक ऐसा सेट बनाना है, ठीक है, या फिर ऐसा लिस्ट बनाना है, ठीक है। मिनिमम बनाना है, ये भी ध्यान दीजिएगा, मिनिमम बनाना है सच दैट ऑल नोड्स आर एक्सेसिबल, राइट। एक और सी होगा, ठीक है। चलो, तो मान लो कि अगर हम अभी क्या करते हैं, ज़ीरो से आइटरेट करना शुरू करते हैं। तो ज़ीरो से शुरू किए, 1 पे पहुंच गए, ठीक है। ज़ीरो से शुरू किए, 2 पे पहुंच गए, 2 से क्या किए, 5 पे पहुंच गए, ठीक है। तो अगर हम ज़ीरो को इंक्लूड करते हैं तो हम 0, 1, 2 और 5 तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4 नोड्स तक पहुंच सकते हैं। अगर हम 3 से शुरू करते हैं तो 3, और उसके बाद 3 जा सकते हैं और 4 जा सकते हैं और 2 जा सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम यूज़ करते हैं तो सारे वर्टिसेस जितने भी थे हमारे ग्राफ में दिए हुए, जितने नोड्स दिए हुए थे, उन सब तक हम पहुंच सकते हैं, राइट। ठीक है, अगर मान लो कि इसके अलावा अगर हम 1 को इंक्लूड करते हैं तो 1 से तो कहीं नहीं पहुंच सकते हैं, तो उसको अपना सेट में इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट। 2 को इंक्लूड करते हैं तो 2 को इंक्लूड करने का मतलब नहीं बनता है, क्योंकि 2 पे ऑलरेडी हम लोग 0 से आ जा रहे हैं, तो 2 को बेमतलब के क्यों ही इंक्लूड करना है, राइट। तो 2 भी इंक्लूड नहीं होगा, 1 भी इंक्लूड नहीं होगा, 5 से तो कहीं पहुंच ही नहीं सकते हैं, राइट। 5 से कोई भी आउट गोइंग एजेस नहीं है, तो 5 को भी नहीं लेंगे इसीलिए के लिए। अब 4 पे इंक्लूड कर सकते थे, बट 4 पे ऑलरेडी हम लोग कहीं और से पहुंच जा रहे हैं, है ना, 3 से। तो 3 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो 4 को इंक्लूड करने का मतलब नहीं बनता है, राइट। तो फाइनली मेरा आंसर यही हो गया। तो हमको 0 और 3 को रिटर्न करवा देना है। तो एक और एग्जांपल जो प्रॉब्लम में दिया हुआ है उसको देख के समझ लेते हैं थोड़ा सा। मान लो कि तुम्हारे पास ये 1 है, ठीक है, ये 2 है मेरा, ठीक, ये मेरा 4 है और ये ऐसे कनेक्टेड है, ये 0 से कनेक्टेड है मेरा, और ये 3 है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो मान लो कि हम 1 को इंक्लूड करते हैं अगर आंसर में, तो 1 पे हम लोग 1 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं? अगर मान लो 1 को इंक्लूड कर रहे हैं तो 1 पे हो गया और 4 पे जा सकते हैं, ठीक है। ठीक, मान लो कि अभी के लिए इंक्लूड कर रहे थे आंसर को, ठीक है। फिर मान लो कि अगर हम लोग 0 को इंक्लूड कर लेते तो ये विजिटेड है, ये विजिटेड है, ठीक है। 0 को इंक्लूड कर लेते तो 0 से हम लोग 1 पे जा सकते थे, 1 से 4 पे जा सकते थे। तो अगर 0 को इंक्लूड कर रहे हैं तो 0 के आंसर में 1 ऑलरेडी इंक्लूडेड हो रहा है, राइट, और 1 से 4 पे जा सकते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं रह गया फिर, ठीक है ना, क्योंकि ये 0 के रास्ते में ऑलरेडी आ जा रहा है, इंटरमीडिएट नोड है 0 के पाथ पे, तो हम लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं और फाइनल आंसर में हम लोग 0 को एक रख सकते हैं। उसके अलावा क्या, मान लो कि 0, 1 देख लिए, 2 देख लेते हैं, ठीक है। तो 2 में जाते हैं, ठीक है, 2 विज़िट हो गया मेरा, 2 से मेरा 4 विज़िट हो सकता है, ठीक है,
और 2 से मेरा 1 विज़िट हो सकता है, और 1 से मेरा 4 जा रहा है जो ऑलरेडी विजिटेड है, तो तुमको रहने देते हैं, ठीक है। तो ठीक, एक ये हो सकता है पॉसिबल। फिर मेरा 3 आ रहा है, ठीक है, मान लो 3 से शुरू करते हैं, ठीक है। तो 3 से शुरू करेंगे तो क्या होगा मेरा, एक तो 3 विजिटेड हो गया, एक मेरा 1 विजिटेड हुआ, और 1 से 4 विज़िट कर सकते हैं और कुछ नहीं जा सकते हैं, राइट। ये एक चीज़ हो गया, ठीक। ये और 0 को विज़िट कर चुके हैं हम लोग, 2 से सारे देख चुके हैं ना, ठीक है। तो देखो कि मेरा ज़रूरी नोड्स का क्या हो गया, या ज़रूरी वर्टिसेस क्या हो गया, 0, 2 और 3, राइट। इन तीनों को इंक्लूड हम लोग कर लेते हैं, तो हम लोग सारे नोड्स को विज़िट कर सकते हैं। मेन मेरा क्या था कि 4 पे कोई भी एजेस नहीं जा रहा था, इससे बाहर, इससे आउटगोइंग एजेस नहीं था, तो इसको इंक्लूड करने का मतलब नहीं बनता है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग 1 को भी अपने आंसर वाले सेट में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि 1 सबके पाथ में आ रहा है ना, सबके पाथ में ऑलरेडी आ रहा है, तो 1 को अगर हम लोग स्टोर करते हैं तो बेमतलब का मेरा जो साइज़ होगा फाइनली आंसर वाले लिस्ट सेट जो भी कर लो उसका 1 से इंक्रीज़ हो जाएगा। तो फाइनल आंसर इसी में हम लोग क्या इंक्लूड कर लेंगे, 0, 2 और 3, ठीक है। ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। ये वाला मेरा उस टाइम का आंसर था। तो अब क्या होगा कि हम जब इस प्रॉब्लम को आज सॉल्व किए, तो हम अपना पुराना सॉल्यूशंस देख रहे थे, तो करीब 2-2.5 साल पहले जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे, तो वहाँ पे हम इसको सॉल्व करने के लिए टोपोलॉजिकल सॉर्ट का यूज़ किए हैं। बट बहुत सॉल्यूशंस ऐसे थे जिसमें कि तुम्हारे डीएफएस यूज़ किया गया, बीएफएस यूज़ किया गया, किसी किसी ने तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग तक यूज़ कर दिया है, यूनियन फाइंड सॉल्यूशंस हैं तुम्हारे, ठीक है। तो पर सवाल मेरा वही है कि क्या इतना करने का एक्चुअल में ज़रूरत है? अगर अभी तक तुम एग्जांपल देख रहे होगे तो शायद तुमको एक पैटर्न मिला होगा। पैटर्न क्या था भाई? तो हम लोग आंसर में, ठीक है, पॉज करके तुम चाहो तो एक बार और सोचो, ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा फिर देखो। तो पैटर्न मेरा ये है कि आंसर में देखो कि हम उन्हीं एजेस को, सॉरी उन्हीं वर्टिसेस को हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं जिसमें कि कोई भी इनकमिंग एजेस नहीं है, राइट। फिर से रिपीट कर रहे हैं, आंसर्स में मेरे वही वर्टिसेस आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि कोई भी मेरा इनकमिंग एजेस नहीं है। 0 पे हम लोग किसी भी एज से नहीं पहुंच सकते थे, राइट। इसके पास कोई भी एज इसके अंदर में नहीं आ रहा था, इनकमिंग नहीं था इसके लिए, इसको इसलिए इंक्लूड किए। 3 को क्यों इंक्लूड किए भाई? तो इस आउटगोइंग एजेस तो था बट इनकमिंग नहीं था, मतलब कि कोई इस हम लोग किसी भी नोट से इसके पास नहीं आ पा रहे थे, तो इसलिए हमको मजबूरी में इसको इंक्लूड करना पड़ गया आंसर में। सिमिलरली 1 को यहाँ से क्यों रिमूव किए थे? क्योंकि ये सबके पाथ में आ रहा था, मतलब इसके पास इनकमिंग एजेस तो था, बट 0, तुम्हारा 3, तुम्हारा 2, तो इनके पास आउटगोइंग एजेस तो था पर इनकमिंग नहीं था, राइट, इन तीनों के लिए। तो इसलिए इनके पास कहीं और से नहीं पहुंचा जा सकता था, तो इसलिए हमको मजबूरन इसको आंसर में इंक्लूड करना पड़ा। तो फाइनली आंसर में हम लोग जब कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये देख सकते हैं कि क्या पर्टिकुलर वर्टिस के पास कोई इनकमिंग एजेस है। क्या इनकमिंग एजेस है भाई? अगर इनकमिंग एजेस है तो फिर उसका ज़रूरत नहीं है, उस पर कोई और नोड से पहुंचा जा सकता है। अगर इनकमिंग एज नहीं है उसके पास, तो उसको हम लोग अपने फाइनल आंसर में इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। वीडियो पॉज करो, खुद से इम्प्लीमेंट करो, हो जा रहा है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं हो पा रहा है तो नेक्स्ट सेक्शन में मूव करते हैं जहाँ पे हम लोग कोड लिखेंगे, ठीक है, और वहाँ पे तुम देख सकते हो कि एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन इस आइडिया का कैसे है। और अगर वीडियो यहाँ तक पसंद आया हो तो लाइक कर देना। तो मेरे प्रॉब्लम में मेरे पास ये फंक्शन दिया हुआ है ऑलरेडी, फाइंड स्मॉलेस्ट सेट ऑफ वर्टिसेस, ठीक है। एन दिया हुआ है, एन यहाँ पे क्या है भाई? तो नंबर ऑफ वर्टिसेस है मेरा, और ये एज लिस्ट जो है मेरा 2D वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है, फ्रॉम एंड टू वाला, ठीक है। उसके अलावा हमको रिटर्न क्या करना है, एक वेक्टर ऑफ इंट रिटर्न करना है, ठीक है। तो ये क्या है कि कौन कौन से सेट जो अपना बनाने वाले हैं हम लोग, उसमें कौन कौन से वर्टिसेस को हम लोग स्टोर करेंगे, तो उसको एक एरे में स्टोर करके, एक वेक्टर में स्टोर करके हमको रिटर्न कर देना है, ठीक है। चलो, तो एक काम करते हैं कि अपना आंसर स्टोर करने के लिए अपना वेक्टर बना लेते हैं, ठीक है। इंट का इसका नाम दे देते हैं आंसर, ठीक है। और इनकमिंग एजेस को स्टोर करने के लिए अपना एक और वेक्टर बनाते हैं, मान लो इनकमिंग बोल के, ठीक है। और इसका साइज़ क्या रहेगा, तो हर नोड के लिए चेक करना है ना, तो इसका साइज़ रहेगा n, ठीक है। इसको इनिशियलाइज़ करवा लेते हैं फॉल्स से। फॉल्स नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, इनिशियल वैल्यूज़ उन लोगों की फॉल्स सही होती है, इनिशियलाइजेशन, ठीक है। अब क्या करते हैं, एज लिस्ट में जितने भी एजेस हैं सबको हम लोग आइट्रेट करते, फॉर ऑटो एक्स इन एजेस, ठीक है। अब क्या करो,
ठीक है। जब एज लिस्ट में हम लोग ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो मान लो कि बहुत सारे एजेस दिए होंगे ऐसे ऐसे करके, राइट। तो ये होगा फ्रॉम, ये होगा टू। फ्रॉम कहाँ से आ रहा है हमको मतलब नहीं है, ठीक है। हमको किस चीज़ से मतलब है कि टू, ठीक, कि हम एक पर्टिकुलर नोड पे जा रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इनकमिंग एज जो भी है उसको ट्रू कर लेंगे, उसको क्या कर लेंगे, ट्रू, जहाँ पे पहुँच पा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए मतलब इनकमिंग एज एग्जिस्ट करता है इस पर्टिकुलर, मान लो वी था, तो इसके लिए एज एग्जिस्ट करता है इनकमिंग, ठीक है। तो इनकमिंग एज को ट्रू कर लेंगे। तो ये किस पे होगा, मान ले कि x0 है तुम्हारा, राइट। तो ये x1 वाला वैल्यू होगा ना, 2 वाला, तो वही है। तो क्या करते हैं हम लोग कि इनकमिंग ऑफ कौन सा नोड भाई, तो x1 जो है तुम्हारा, ठीक है, उसको क्या कर लो, ट्रू, मतलब 2 वाला पार्ट जो था तुम्हारा उसको क्या कर ले रहे हैं हम लोग, ट्रू कर ले रहे हैं, ठीक है। चलो ये हो गया, मेरा ग्राफ ट्रैवर्सल हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्या करो, आंसर कैलकुलेट करेंगे कि कौन कौन से नोड्स अभी भी ऐसे हैं जिसमें कि इनकमिंग वाला वैल्यू फॉल्स है, जहाँ पे हम लोग कोई भी इनकमिंग एजेस नहीं है, बस उसमें क्या है, आउटगोइंग एजेस है, ठीक है। आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, ठीक। इफ़ इनकमिंग ऑफ आई, ठीक है, ठीक, नहीं है, ठीक है, अभी भी इसका वैल्यू फॉल्स ही है, तो आंसर में क्या करो, इसको पुश बैक आई, राइट। चलो अगर इनकमिंग नहीं है तो ये ध्यान देना, एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो अगर इनकमिंग एजेस नहीं है तो आंसर में उसको डाल लेंगे, और फाइनली क्या करेंगे, आंसर को रिटर्न करवा लेंगे, राइट। तो ये तो मेरा पूरा चीज़ हो गया, ठीक है। अब जल्दी से क्या करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं इसका। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग अपना वापस से देखते हैं जल्दी से, और साथ में क्या होगा कि अपना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का भी एनालिसिस कर लेंगे। तो हम जब ये पूरा एनालिसिस करेंगे तो एक बात बताओ कि लूप्स कितने बार चले, ठीक है। लूप्स क्या चल रहे हैं, ये जो मेरा चल रहा है ये नंबर ऑफ़ एजेस पे ही चल रहा है, मतलब जितने नंबर ऑफ़ एजेस दिए हुए हैं उनके लिए काम करेगा, ठीक है। और ये आंसर कैलकुलेट करते हुए हम लोग क्या करेंगे कि तुम्हारा जितने नंबर ऑफ़ वर्टिसेस हैं उनके लिए काम करेगा। तो ले दे के ऑर्डर ऑफ मैक्स ऑफ जो भी होगा, मान लो कि ई और एन कह लेते हैं। ई क्या है, ई यहाँ पे है एज लिस्ट का साइज़, ठीक है, एज लिस्ट जो दिया हुआ था मेरे पास उसका साइज़ है। तो उन दोनों का जो भी मैक्सिमम होगा उसको ऐसे डिनोट कर सकते हो कि वो ही मेरा ऑर्डर होगा। मान लो कि तुम्हारा एन का वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, 10⁵ है, एज लिस्ट तुम्हारे पास बस 2 ही दिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें एन को कंसिडर कर लेना। अगर एज लिस्ट मेरा फिर इधर क्या हो सकता है, एज लिस्ट एक चीज़ और, एक बात ध्यान देना भाई कि ई जो हो सकता है वो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या हो सकता है, n/n-1/2, इतना ही हो सकता है ना। सारे नोट्स को जोड़ दिया गया तो उस केस में, तो जो भी है, तो मैक्स केस में तुम्हारा ये इतना ही हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ठीक है। स्पेस आंसर कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक आंसर यूज़ कर रहे हैं, एक इनकमिंग बोल के एक और इंटरमीडिएट मेरा वेक्टर यूज़ कर रहे हैं आंसर स्टोर करने के लिए। उसके अलावा और भी कुछ स्पेस तो नहीं यूज़ हो रहा है, तो इसका साइज़ क्या है, एन पे डिपेंडेंट ही है लीनियरली, तो इसीलिए मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। चलो ये भी हो गया मेरा। तो एक चीज़ अगर ध्यान रखना कि प्रॉब्लम को ज़रूरी नहीं है कि जो वे तुमको बताया गया है उससे ही सॉल्व करो, हमेशा कोशिश करो कि कुछ एक अपना इनोवेटिव आंसर लाने का, कुछ आउट ऑफ द वे आंसर कैलकुलेट करने का, ठीक है। कन्वेंशनल वे से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे ये बहुत अच्छा एग्जांपल था, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, मिलते हैं कल के वीडियो में, बाय।